तो इसलिए ये बिल्कुल जो है ना वो रेलेवेंट है, और यू आर ऑलवेज वेरी रेलेवेंट। तो आप गुफ्तगू शुरू कीजिए, थैंक यू अगेन। तो उसके बाद फिर हम बाकी सब शरीके गुफ्तगू होंगे। तो ओवर टू चल यू अस्मा, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, बहुत ज़्यादा मैं उसे हैवी तो नहीं करूँगी, लेकिन ठीक शायद है, थोड़ा इट्स सा। ओके, आप बिल्कुल शेयर कीजिए। तो मैं इसको शेयर करती हूँ। ओके। अच्छा, मुझे बिकॉज मैं शायद टीम्स की आदी रही हूँ, तो अगर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें शेयर। हाँ, ओके फाइन। ये आई हैव फाउंड इट। नो नो, ओके आई फाउंड। ओके। ओके। यस। ओके, आई होप आपको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी। ओके, तो स्मार्ट बट रॉन्ग किताब जब स्टार्ट की थी मैंने, तो उसका नाम जो है वो मुख्तलिफ था, और वो बड़ा पैशनेटली वो नाम था जो मेरे अंदर से आ रहा था। लेकिन जब मैं इसको फाइनल कर चुकी, तो और उसके बाद मैं इसको इनफैक्ट पब्लिशर को दे भी चुकी, और एक सैंपल प्रिंट जो है वो, यानी एक ड्राफ्ट जो है वो सैंपल प्रिंट हो भी चुका। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये जो नाम जो मैंने रखा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शायद इसको एवरी रीडर वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद इट। तो फिर मैंने एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज की, और इसमें मैंने कुछ लोगों से मशवरे भी किए, लेकिन इवेंचुअली जो है आई हैड टू कम अप विद समथिंग। तो उसके बाद उसकी डिजाइनिंग में भी बड़ा टाइम लगा। उसमें कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा पब्लिशर जो है वो उसको मैंने काफ़ी तंग किया इसके कवर डिज़ाइन को लेके। इवेंचुअली आखिरकार एक दिन जो है मुझे खुद ही एक एफर्ट करनी पड़ी, और इसमें से मैंने सारे जितने भी पिक्चर्स थे या जितनी भी डायग्राम्स थी वो सब मैंने रिमूव कर दी। और इसमें जो है ना, यानी इसको कुछ इस तरह किया कि सिंपल भी रहे, और ये अट्रैक्टिव भी हो, और थोड़ा सा ये मैसेज अपने नाम के साथ ही पहुंचा भी दे कि असल में बात किस पे हो रही है। राइट और रॉन्ग जो है वो बड़ी जिसको कहते हैं ना, बड़ी बहुत ज्यादा यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ी एक्सट्रीम टर्म्स हैं। यानी यू कैन नॉट ऑलवेज बी, यानी नथिंग कैन बी कम्प्लीटली राइट एंड नथिंग कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग। तो वो वाला एस्पेक्ट भी रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यही मुनासिब लगा कि इसको इस तरह प्रेजेंट किया जाए। और यस, इसके कवर टाइटल को लेके मैंने, यानी किताब के शायद सब्जेक्ट पे लोग अभी इतना फोकस नहीं कर रहे जितना उसके उसके कवर टाइटल पे कर रहे हैं। तो यस, आई एग्री। इसको करके मुझे खुशी भी हुई। कलर्स आई डोंट नो, रेड उस पर काफी हावी हो गया है, लेकिन बहरहाल उसके अलावा ऑप्शन नहीं बचा। सो दिस इज अबाउट व्हाई इवन द स्मार्टेस्ट लीडर्स मेक द वर्स्ट मिस्टेक। तो होता यह है कि हम बहुत सारे कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, उसकी बड़ी बड़ी बड़े सिनेरियोज बनाते हैं, उसको अपने तय हर एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है डिसीजंस रॉन्ग प्रूव होते हैं। फाइनेंशियल डिजास्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट फेलियर्स होते हैं, गवर्नेंस लैक रह जाता है। तो वो आखिरकार क्यों होते हैं? जब एक पूरी टीम बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रही है, और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको हर तरह का एक्सपोजर है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट कंसिडर किए जाते हैं, इसके बावजूद भी मिस्टेक्स क्यों होती हैं? तो बेसिकली ये किताब उस बारे में बात करती है, और ये उसकी बिहेवियरल साइड को देखती है। तो अगर इसका सबटाइटल आप देखें, दैट इज हाउ टू बायस प्रूफ स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप इन द डिजिटल एज। इसमें एक यूजुअली तो बिहेवियरल फाइनेंस पे किताबें लिखी गई हैं और कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन जो अपकमिंग डिजिटल एज है, स्पेशली एआई, और जितना ज्यादा डेटा ड्रिवन होती जा रही है ये दुनिया, और आगे मजीद होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इनफैक्ट ये चैलेंज जो है वो डबल हो गया है। कि पहले तो जी हम कुछ लोग बैठ के कुछ वर्किंग्स करते थे, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, लीगल, हर एंगल से जो है एक डिसीजन को देखा जाता है। लेकिन अब जो है बहुत सारे काम जो है वो एआई या मशीन जो है वो आपको करके दे रही है, और आपको बस उसमें से अपने रिजल्ट्स अखज करने होते हैं और उसके सिनेरियोज बनाने होते हैं।
तो उस एज में ये डबल चैलेंज हो जाता है कि हमें अगर ये नहीं समझ आ रहा कि डेटा के पीछे क्या है स्टोरी, और अगर हम उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो भी डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो डिजिटल एज में ये चैलेंज डबल होता जा रहा है। तो ये समझना और अपने अंदर देखना बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग में क्या चीज ऐसी है जो चीजों को गलत कर रही है। अब इसको लिखने की मोटिवेशन क्या रही? तो मुझे तकरीबन अब 24-25 साल हो गए फाइनेंस के प्रोफेशन में। फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटिंग, प्लानिंग, बजटिंग, स्ट्रेटजी, बिजनेस के लोगों के साथ बैठ के काम करते हुए। तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मैंने जो है डायरेक्टली काम किया है सीईओज के साथ। सी लेवल के जितने भी लोग होते हैं टीम में, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली बिजनेसेस में जिस तरह डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो उसने मुझे बड़ा पुश किया कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमारे सामने हमने चीजों को गलत होते देखा है, जबकि उसको प्रिडिक्ट किया गया था कि वो बहुत मजबूत, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बड़े प्रोग्रेसिव डिसीजंस होंगे। तो बेसिकली मैंने उस साइकोलॉजी को जो कि डिसीजन मेकिंग के पीछे काम करती है, उसको मैंने सोचा कि इसे शेयर किया जाए वाइडली, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, स्पेशली विद द अपकमिंग चैलेंजेस ऑफ एआई एंड डेटा ड्रिवन एज विच इज देयर विद अस। इसके साथ साथ ये किताब बेसिकली ब्रिज भी करती है नंबर्स को और ह्यूमन बिहेवियर को। तो नंबर्स का बनाना, नंबर्स की इंटरप्रिटेशन, और नंबर्स को फिर ऊपर नीचे करके अपने मर्जी के डिसीजंस निकालना, ये बेसिकली बड़ा एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो हम कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रही, हम अपनी पर्सनल पर्सनल वॉलेट मैनेजमेंट में भी शायद यही कर रहे होते हैं। तो हम चीज़ों को जो है ना ओवरलुक कर देते हैं। उसके अलावा अब चूंकि मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में रही हूँ, तो बेसिकली उसमें जिस तरह की लॉजिक्स लगती हैं, जिस तरह के पैरामीटर्स हम देखते हैं, वेरिएबल्स को असेस करते हैं, कॉस्ट को देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं, प्रॉफिट्स को देखते हैं। तो बेसिकली उनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने, जो बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उनको मैंने शेयर किया है, ऑफ कोर्स विद विद डिफरेंट नेम्स एंड ऑल। तो और उसके पीछे फिर मैंने उसके फैक्टर्स बताए हैं। इफ यू आस्क मी अबाउट द एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, इट इज बिहेवियरल फाइनेंस एंड कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस जो उन वो सारे मुहर्रिकात जो हमें मजबूर करते हैं एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने को। अब सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो फिर बैड डिसीजंस क्यों लेते? तो उसमें दो तीन चीजें हैं। इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि अभी शायद साहब ने भी मेंशन किया कि यानी इंटेलिजेंस और विजडम जो है वो सही होने की निशानी नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू इम्यूनिटी टू एरर। वी कैन स्टिल बी इम्यून टू मेकिंग एरर्स। इमोशंस, प्रेशर, परसेप्शन, ये हमारी लॉजिक को डिस्टॉर्ट करते हैं। कभी कभी चीज सामने होती है नंबर्स में, या हमें हमें आसपास के फैक्टर्स दिखाई भी दे रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर अटेंशन नहीं देते, उसको अनकॉन्शियसली हम उससे डाइवर्ट कर जाते हैं। डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा, ह्यूमंस जो है वो बहरहाल इंसान इंसान ही रहेगा, तो वो कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो उसके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो कग्निटिव बायसेस जो है वो सिर्फ सीईओज को ही नहीं, बल्कि आम जिंदगी में भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। टीचर्स को ले लें, पेरेंटिंग में ले लें, रिसर्चर्स को ले लें। इनफैक्ट रिसर्च में तो शायद ये बहुत ज्यादा ये फैक्टर जो है मैं ऐसे देखती हूँ, जब हम बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करके चलते हैं और फिर उसमें से हम कुछ 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 सेट किस्म के कंक्लूजन्स निकाल रहे होते हैं। तो वो कंक्लूजन्स जो है ना, फिर लेट्स से अगर वो आगे रीडर्स जब उसे पढ़ रहे हैं तो वो उसे एज अ बेसलाइन लेते हैं। तो उन चीज़ों से डेफिनेटली जो चीज़ें परसेप्शन में जाके बैठती हैं वो फिर आपको
वही एक्टिव होती हैं उन डिसीजन मेकिंग में, जो इंसान हर स्टेप पे अपनी आम जिंदगी में भी लेता है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो बेसिकली तीन चीजें हैं अगर मैं इस बुक को डाइसेक्ट करूं। हमने इसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी मनी मैटर्स, फाइनेंशियल डिसीजंस में साइकोलॉजी या ब्रेन जो है वो किस तरह सोचता है, कैसे फील करता है, वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसमें फाइनेंशियल साइड है कि हम चीज़ों को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, ये इसमें मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं किया। इसमें मैंने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। इसमें मैंने ये बताया है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, हम से मेजर कैसे करते हैं, और उसकी बेस पे हम डिसीजन कैसे लेते हैं। इट्स बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग बुक, जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे लीडर्स भी ले रहे होते हैं। और हम अपनी लाइफ में हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। और चाहे हम फाइनेंस की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डेटा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। इंटरनेट वाला डेटा नहीं, यानी नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें मैंने एक और एस्पेक्ट कवर किया है। इसको हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में आजकल इसे हम 3P अकाउंटिंग कहते हैं। पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। ट्रेडिशनल मॉडल जो है कॉर्पोरेट, या यूं कह लें शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का, वो ये बताता है कि जी प्रॉफिट्स की मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए हर तरह। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक कंपनी बनाई, उसका जो प्राइमरी पर्पस है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो जितना भी इक्विटी, जितना भी पैसा शेयर होल्डर ने बिजनेस में लगाया है, उससे मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट जनरेट किया जाए। लेकिन उसमें दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो इग्नोर होते हैं। नंबर वन इज पीपल एंड नंबर टू इज प्लेनेट। तो जो ईएसजी अकाउंटिंग है, और ईएसजी का जो कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट सोशल एंड, वो आपको बताता है कि बेसिकली आपको बिजनेस करना है, लेकिन साथ में चीज़ों को सस्टेनेबल भी रखना है। उसका इम्पैक्ट लोगों पे पॉजिटिव आना चाहिए, उसका इम्पैक्ट प्लेनेट पे यानी एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो एस्पेक्ट जो है वो एथिक्स में कवर हुआ है कि बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि एथिक्स जो है वो गवर्निंग फैक्टर बने, और प्रॉफिट जो है उसके बाद। तो इन तीन एस्पेक्ट्स को मैंने उसका एक सॉर्ट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाया है इस किताब में, कि आप डिसीजन मेकिंग जब करेंगे तो इट हैज टू बी फाइनेंशियली वायबल फ्रॉम ऑल एंगल्स, बट एट द सेम टाइम बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो आप करें वो एथिकल रहे, उसका गलत इम्पैक्ट क्लाइमेट पे और लोगों पे ना जाए। इसमें कॉग्निटिव बायसेस को मैंने स्लाइड में सिर्फ टच किया है, लेकिन किताब में इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है कि असल में ये होता क्यों है। तो होता है बेसिकली उन तासुबात की वजह से जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे जहन में होते हैं। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब डिसीजन मेकिंग होती है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में ले लें या इवन नॉन प्रॉफिट में भी जब डिसीजन मेकिंग होती है, तो कॉन्फिडेंस जो है उसका, यानी जब 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 लोग जो है आके अपना प्रोजेक्ट आपको बताते हैं, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस जो है, उस प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट। बट होता ये है कि समटाइम्स वी गेट टू इमोशनली इन्वॉल्व विद दोज प्रोजेक्ट्स। इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस पे बदल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस का मतलब ये है कि आई कांट बी रॉन्ग। तो ये चीज जो है ना वो बेसिकली एक सेट फाउंडेशन की तरह आपके जहन में चिपक जाती है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं इसमें, और आप अपने तौर पे भी उन दूसरी एग्जांपल्स भी आप अस्यूम कर सकते हैं। बट ओवर कॉन्फिडेंस बायस आपको बेसिकली उन अजम्पशन से नहीं हटने देता जो आप ले चुके हो। ये बहुत ज्यादा एक एक अंदरूनी चैलेंज आता है आपको, कि अगर कोई इसको क्वेश्चन करे भी, तो अगर आप उस प्रोजेक्ट से इतना इमोशनली अटैच हैं और इतना ज्यादा उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप कभी कभी ये जानते हुए भी कि आप एक गलत बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसे भी कर रहे हो।
दूसरी चीज है लॉस अवर्जन, यानी कि फियर ऑफ लूजिंग। तो समटाइम्स ये होता है कि जी ईगो का मसला हो जाता है। ठीक है, ईगो ईगो बहुत ज्यादा हमारे डिसीजन मेकिंग में एक रोल प्ले करती है और हमें सही काम करने से रोकती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं। ठीक है, हम अपने तय कुछ प्रिजम्पशंस लेते हैं उसके बारे में कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, कहीं ये चीज हम लूज ना कर दें, तो कहीं कहीं हम अपना इवन अच्छा इंप्रेशन ही लूज ना कर दें। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम अ, उसको उस तरीके से देखें कि लॉस अवर्जन का मतलब ये है कि हर हालत में आप ये मेक श्योर करें कि आपने इसमें हारना नहीं है। आपने इसमें किसी छोटे से छोटे पॉइंट में भी जो है ना लूज नहीं करना। आपने जो अपनी बात कहनी है वो उसे मनवा के ही छोड़ना है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड है जो आपको होल्ड बैक करता है वापस उस पॉइंट को देखने में कहीं मैं गलत तो नहीं। इसी तरह एक चीज होती है कंफर्मेशन बायस। तो कंफर्मेशन बायस का मतलब ये है कि लेट्स से मैं एक बात कह रही हूँ और मेरे सामने चार लोग बैठे हुए हैं और मैं बात कहती जा रही हूँ, वो मुझसे एग्री करते जा रहे हैं। ठीक है। अब एक पूरा एक ग्रुप जो है वो उस बायस को लेके चल, या फिर कभी कभी एक ऐसा इंसान जो है वो प्रोजेक्ट सेल ऑफ कर रहा होता है जो अथॉरिटी पोजीशन में होता है, और आपको लग भी रहा होता है कि ये चीज गलत है लेकिन आप कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा अथॉरिटी में है और आपसे नाराज करना चाहता है। तो इस किस्म का जो कंफर्मेशन बायस है ये भी आपको रोकता है, एक एक पूरे ग्रुप को रोक देता है उस तरफ, उस चीज को एक्सप्लोर करने में कि इसमें पॉसिबली क्या चीज गलत हो सकती है या क्या चीज गलत जा सकती है। उसके अलावा एक होता है स्टेटस को बायस। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट में जिसमें हम देखते हैं इंतहाई किस्म की रेजिस्टेंस। लोग बदलना नहीं चाह रहे, सिस्टम बदलना नहीं चाह रहे लोग, अभी भी पेपर पे ही सिग्नेचर करवाना चाह रहे हैं, वो डिजिटल नहीं होना चाह रहे। कोई बहुत बड़ी एग्जांपल है इसमें, बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस आती है। प्रिफरिंग ओल्ड सिस्टम ओवर न्यू। अभी जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ वहां पे लोगों को फॉर्म्स बनाने की आदत है, इस हद तक आदत है कि जब उन्हें कहा जाता है कि जी आप इस फॉर्म की जरूरत क्या है, आप पहले ये बताएं, जस्टिफाई करें आप ये फॉर्म चार लोगों से क्यों साइन करवा रहे हैं, वो उसे जस्टिफाई भी नहीं कर पाते, लेकिन वो उस चीज को खत्म भी नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि वो एक अरसे से चल रहा है और वो एक स्टेटस को बन चुका है उनके लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के और भी बायस होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में नहीं मिलते, ये बेसिकली इंसानी मसले हैं। और अगर हम इसे थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड में देखें, जब हम आपस में बात करते हैं, पर्सनल लाइफ को देख लें, रिलेशनशिप्स को देख लें, जिस तरह के हम डिस्कशंस करते हैं दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे जिस तरह के डिस्कशंस होते हैं, उन सब में हमें कहीं ना कहीं यानी कभी बहस छिड़ जाए व्हाट्सएप पे तो मेरा ख्याल है लॉस अवर्जन जो है वो बहुत बड़ी ईगो बन जाता है, और बाज औकात गलत बात को मुस्तकिल जस्टिफाई किया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि जी वी थिंक के वी शुड नॉट लूज। अब इन बायसेस की अगर अवेयरनेस है इंसान को तो वो उसे उसके उस यानी बायस को आप रिमूव तो नहीं कर सकते, आप इंसान है, बायस आपके अंदर है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को अवेयरनेस दे सकते हैं कि इस किस्म के बायस होते हैं और हमें किस तरह अपने आप को एक एक चेक एंड बैलेंस में रखना है, एक सॉर्ट ऑफ हमें कॉन्शियस रहना है इन बायस की तरफ से। तो हम इंसान हैं और हम वी कैन बी यू नो वी माइट गो दिस वे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रुक कर अपने आप को चेक करना है और फिर कुछ मेजर्स लेने हैं टू मेक श्योर कि हम उन बायसेस की वजह से डिसीशंस, रॉन्ग डिसीशंस ना लें, बल्कि हम उनमें एक 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 किस्म की इंटेलिजेंस जो है वो इंस्पायर करें। मैं आपको एक केस सुनाना चाहूंगी, ये बेसिकली इस किताब की ओपनिंग है, द कॉस्ट ऑफ साइलेंस एंड इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसका टाइटल है।
The boardroom of Titan Global Holdings was unusually tense. Years of planning, strategic acquisition, and financial maneuvering has led to this moment. The group's expansion into a real estate dependent industry. This vision was grand, a state of the art facility, massive heavy machinery already sourced, and a prime land lease locked in 4 decades. तो एक ग्रुप है टाइटन ग्रुप होल्डिंग ग्लोबल होल्डिंग्स, और इसका बोर्ड रूम है, दिस इज अ सीन, उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। साला साल की प्लानिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के साथ वो एक बहुत बड़े, यानी उन्होंने दे हैव बिकम ह्यूज, और उन्होंने एक बहुत मैसिव रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में लेकर आए हैं वो। और इसका विजन ये है कि इन्होंने ऑलरेडी बड़ी हैवी मशीनरी, मिलियंस एंड मिलियंस वर्थ ऑफ मनी ऑलरेडी उन्होंने मंगवा ली है बाहर से, और द स्टेज इज सेट कि अब जो है इस कंपनी ने बस सिर्फ सिर्फ सेल्स करनी है, रेवेन्यू इसका बढ़ता जाएगा और इसने आसमान पे चले जाना है। On paper, the feasibility study projected massive returns, and banks had lined up to finance the project, eager to book long-term interest income on what seemed like a risk-free venture. तो बैंक्स भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि जी आइए हम आपका प्रोजेक्ट जो है फंड कर देते हैं, बिकॉज दे कैन सी कि उनको बहुत बड़ी इनकम मिलेगी और रिस्क फ्री होगा, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग के रेवेन्यूज बहुत अच्छे होंगे। Until the world change, अब क्या 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 तब्दील हो गया। Just months before commercial production, the market collapsed. अब ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए एक कंपनी लगाई गई थी बहुत बड़े स्केल की। हुआ ये कि जी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो, उसमें रिसेशन आ गया, वो कोलैप्स हो गई। A global downturn crippled the real estate sector, pushing demand for infrastructure projects into free fall. The once guaranteed profits now looked like a dangerous gamble. अब मार्केट सिचुएशन अपसाइड डाउन हो गई, ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की की मशीनरी जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बड़ा सा जो है एक बहुत बड़ा लैंड पीस जो है वो लीज पे साइन अप हो चुका है ऑलरेडी, और इस तरह की लीजेस जब साइन होती हैं तो मल्टीपल ईयर्स के लिए होती हैं। तो जब आप उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट आती है कंपनी को। एट द इमरजेंसी मीटिंग, अब तो ये बोर्ड, एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, जिसमें द COO, sorry, the chief operating officer leaned forward. He said, we need to return the drawdowns. हमें बैंकों से उठाया हुआ पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। He said, looking directly at the CEO, exit cost will be there, but they are nothing compared to the risk of running this huge facility in an uncertain nose diving environment. If you can excuse me, मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अपॉलॉजीज। तो COO ने आगे बढ़ के CEO को कहा कि भाई मार्केट कोलैप्स हो गई है, हमें बैंकों का पैसा वापस कर देना चाहिए, हमें थोड़ी बहुत एग्जिट कॉस्ट आएगी, लेकिन ये उस नुकसान से बेहतर है कि हम इस कंपनी को यू नो लॉस में चलाते रहें, जबकि सेल होनी ही नहीं है, तो आप इतनी सारी इन्वेंट्री प्रोड्यूस करके किसको बेचेंगे। The CFO cleared his throat, choosing his words carefully. It's a tough call, but he has a point, he said, nodding toward the COO. We need to assess the financial exposure. If the market continues to spiral, the debt burden alone could turn this project from an asset into a liability. तो CFO ने उसकी बात को सपोर्ट किया, उसने कहा उसकी वो सही कह रहा है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल एक्सपोजर जो है वो काफी ज्यादा है, और अगर हम बेच नहीं पाए तो फिर हम इस लोन को सर्व भी नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि इसमें से पुल आउट कर लिया जाए। एंड ही सेड वी स्टिल हैव टाइम
to realign our strategy before we cross the point of no return. Silence. उसकी बात के बाद खामोशी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा. थोड़ी देर के बाद the CEO exhaled sharply, shaking his head. He said, "It won't be wise." His voice laced with frustration. "This is a dream finally coming true. We have planned for this moment for years." He turned to the finance team and he said, "Move the drawdown money into the group's separate account until we know for sure we'll be spending it on the project. But we are not giving up now." Up CEO, because he knew the risk, the CFO had laid out the numbers. The room was full of executives. They heard the warnings, yet no one pushed harder. The CEO's resolve was final. उसके बाद क्या हुआ? The project proceeded as planned. The market continued to free fall. What was once a $1 billion dream turned into an unsolvable financial disaster. और ये एक रियल लाइफ केस है जो मैंने खुद अपनी जिस कंपनी में मैं काम करती थी, जिस ग्रुप में, उसकी एक वन ऑफ द कंपनीज के साथ ये देखा है. साल साल तक उसको ट्रैक करते रहे, लोन रीस्ट्रक्चर पे रीस्ट्रक्चर होता रहा, सेल्स इतनी भी नहीं थी कि ग्रोस प्रॉफिट जो, यानी आप ग्रोस लॉस में थे. हम बाकी एक्सपेंसेस तो छोड़ दें, लैंड लीज है, फिक्स कॉस्ट है. तो और उसकी जब फिजिबिलिटी पे हम बात करते थे जो लोगों ने बनाई थी, तो तकरीबन वो एक ऐसा रिटर्न्स का एक ऐसा नंबर था जो जिसपे आप बिलीव ही नहीं कर सकते. तो बेसिकली ये चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a project that looked perfect on paper, it collapsed when reality changed. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें मार्केट के वर्स्ट सिनेरियो को फैक्टर इन नहीं किया गया, कंसिडर नहीं किया गया था. रिसेशन जो है वो एक दिन में नहीं आता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपको मार्केट जो है वो देखनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, आपको उस पर नजर रखनी पड़ती है, चीजें बिल्ड होती हैं और फिर एक दिन जो है पता चलता है कि ये चीज वो नहीं रही जैसी कि नजर आ रही. वार्निंग साइंस होते हैं, उसको डेफिनेटली इग्नोर किया गया. क्यों इग्नोर किया गया? क्यों? बिकॉज अब आप खुद जान सकते हैं कि ये फाइनेंशियल यानी फीजिबिलिटी या नंबर से ज्यादा ये बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट का गेम था. आपने तय कर लिया था कि जी आपने बड़ा सुहाना ख्वाब देखा है और आपने उसकी ताबीर करनी है और आप उसके पीछे चले चले जा रहे थे. इसमें कभी कभी हम ये आर्ग्यू करते हैं कि एम्बिशन एक अच्छी चीज है और आपको आगे आगे बढ़ने का की जो जुस्तजू है वो मुस्तकिल होनी चाहिए. लेकिन रिस्क लेना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना और उसको बार बार रिविजिट करना, ये मुख्तलिफ चीजें हैं. तो रिस्क अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमको नुकसान करता है. यहाँ पे ग्रुप थिंग भी मेंशन है, ये भी एक बायस होता है कि जी दो तीन लोग जो है वो मिल के एक ही बात कह रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो खामोश बैठे हैं. रिजल्ट होता है जी फाइनेंशियल डिजास्टर. फाइनेंशियल, बार बार फाइनेंस का लफ्ज जो है वो इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इवेंचुअली हर चीज जो है ना वो मेजर होती है फाइनेंशियल टर्म्स में. हालांकि बहुत सारे और नुकसान भी हो रहे होते हैं, जैसे गुडविल लॉस है, रेप्यूटेशन लॉस है, उसको कहीं कोई मेजर करके नंबर्स में नहीं डाल रहा होता, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई एक फाइनेंशियल वर्थ होती. और उसके साथ साथ साइलेंस. सो साइलेंस इज एज गुड एज क्या आप जो है खामोश रह के भी उस जुर्म में बराबर के ही शरीक होते हैं. तो रिप्लेस दैट बोर्ड रूम विद एनी कमेटी और रिसर्च टीम, या अपने आसपास ही हम देख लें तो उसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस, साइलेंस, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल नजर आता है. तो एवरीडे डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ लेसन्स हैं. हमेशा जो है हमें एक पॉज लेना चाहिए. अगर चीज बहुत ज्यादा रोजी नजर आ रही है तब तो जरूर लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए, उसको रिविजिट करना चाहिए.
इन बायसेस को चेक करना चाहिए कि कहीं हम इनके इनके साथ साथ तो नहीं बहते चले जा रहे। उसके अलावा एक तरीका है इनवाइट डिसेंट। सो बहुत सारे लोग जो इमोशनली अटैच होते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ, वो सारे के सारे अगर बैठ के सिर्फ डिसीजन इसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कभी भी उसे एक ऑब्जेक्टिव एंगल से नहीं देख पाएंगे। तो डिसेंट इनवाइट करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा चैलेंज, क्वेश्चंस, डेविल्स एडवोकेट, ये सब आसपास होने लाजमी होते हैं। इसीलिए आप बोर्ड पोजीशंस में भी देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखे जाते हैं ताकि उस बायस को कवर किया जा सके जो उसी मैनेजमेंट के लोग रहते उस कंपनी में रहते हुए ले रहे हो। डेटा और इंट्यूशन को बैलेंस करना चाहिए। इंसान को इंसान के अंदर जो थॉट्स आती हैं, जो हमें ख्यालात आते हैं, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी कुछ चीजों पे फोकस नहीं करते और एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हमें अपने आप को वहां से थोड़ा सा पीछे लेकर पुल आउट करके दूसरी साइड पे देखने की भी जरूरत होती है, खुद से क्वेश्चन करने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्शन। तो होता ये है कि जब हम थोड़ा सा बैठ के चीजों को लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं, कभी कभी हम खुद को करेक्ट भी करते हैं। तो इन ये कुछ स्टेप्स हैं जो उसमें मेंशन किए। कुछ मैंने चेकलिस्ट दी हैं जिसमें यस और नो के क्वेश्चंस हैं, और उसमें एट द एंड आपको ये देखना है कि अगर आप ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स यस हैं तो बेसिकली आप कौन से बायस की तरफ जा रहे हैं, और अगर नो है तो उसका मतलब क्या है। तो इसका जो टेक अवे है वो मैं इस तरह लूंगी कि डिजिटल एज ने हमें बहुत सारा डेटा तो दे दिया है, लेकिन नेसेसरीली हर डेटा के पीछे विजडम नहीं है। तो हमें कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा। बेशक सारी चीजें अगर एआई करके दे भी देता है, उसके बावजूद भी आपको आपके लिए अब डबल चैलेंज है, आपको डेटा को समझना भी है। उसमें से कभी कभी कुछ सिस्टम जो है वो कंक्लूजन्स निकाल के देते हैं, उस कंक्लूजन्स को, उन रिकमेंडेशंस को आपने देखना भी है और उसको इवेल्युएट भी करना है कि वो आपकी समझ के हिसाब से क्या है, और आपको अपने आप को अनबायस करके भी उसको उनके आंसर्स निकालने। स्मार्ट डिसीजंस रिक्वायर सेल्फ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिहेवियरल फाइनेंस इज रियली अबाउट बिहेवियरल अवेयरनेस। अपने ही बिहेवियर्स की अवेयरनेस जो है वो आपको कॉन्शियस रखती है और आप खुद को रेक्टिफाई कर पाते हैं। द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट द इमोशन। तो हम ये नहीं कह रहे इसमें कि जी आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएं, नहीं। उसको बैलेंस करने के तरीके हैं। वो बेसिकली आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं जिसके तहत आप मजीद अपनी चीजों को बेहतर बना सकते। So, yeah, being smart but wrong isn't a flaw. This is not a flaw. It is just being human. The only thing is that you have to become aware about it, and it's a reminder that wisdom begins where certainty ends. जी नाइट सवाल पूछे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सेशन वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। और जैसे कि ये बाइसेस और ये चीज़ें तो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ग्रुप थिंक और ये किन किन चीज़ों को लागू कर चुके हैं या इसकी वजह से कौन कौन से मसाइल हमें पेश आए हैं। तो आई वाज रियली आस्किंग दैट व्हाट टूल्स आर डिवाइसेस कैन बी यूज आर लीडर कैन यूज टू अवॉइड द ग्रुप थिंक और द इमोशनल डिसीजन मेकिंग। देखिए, टूल्स की अगर हम बात करें तो इन द करंट एज ऑफ, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, मैं अब अगेन कॉर्पोरेट ही एग्जांपल दूंगी। डिपेंड करता है कि आप, फॉर एग्जांपल, आप सारा काम एक्सेल पे कर रहे हैं। मैं बजट की एग्जांपल देती हूँ। आप बजट बना रहे हैं, ठीक है, आपने एक्सेल पे बजट बनाया। अभी इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है मेरी कंपनी में, एंड आई वाज एक्चुअली क्वेश्चनिंग देम एंड दे वर लुकिंग एट मी कि ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बजट उस तरह से कभी भी उन्होंने नहीं बनाया। तो जी बजट की फाइल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया जी, एक्सेल की फाइल उठा ली, पुरानी फाइल, जी पिछले साल के एक्चुअल्स दे दो, पिछले साल का बजट दे दो, और बस उसी पे एक ग्रोथ फैक्टर लगा दो 5% का, और आपका बजट बन गया। अल्लाह अल्लाह खैर से। ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स आए हैं जी, चलो ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स को उसमें टोटल करो।
बजट इस तरीके से नहीं बनता, इस तरीके से बल्कि बयान बनाना भी नहीं चाहिए, ट्रेडिशनली भी ऐसे नहीं बनता है, दिस इज ओवर सिंपलिस्टिक वे ऑफ डूइंग इट। तो आप इसमें अब फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं इस चीज को बदलना चाह रही हूँ, तो मैं उसमें क्या करूंगी, मैंने उससे कहा कि अपने सारे अजम्पशंस एक पेपर पे लिखो, जित कौन कौन से अजम्पशन ले रहे हो। एंड यू नो द गाय वाज लुकिंग एट मी कि नहीं, मैंने तो ग्रोथ फैक्टर लगाया 5%। मैंने कहा चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, 5% क्यों लगाया, किस इंडस्ट्री में बैठे हो, कहाँ से आ रहा है ये 5%। तो जब हम बजट की एक्सरसाइज करते हैं तो हाँ, ये 5% ऐसे ही नहीं आ जाता। आप बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स देखते हो, मार्केट रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, फोरकास्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें आप अपना सेक्टर ढूंढते हैं और फिर उस सेक्टर में भी डिफरेंट सेगमेंटेशंस होती हैं, तो आप उसको ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते। तो व्हाट यू कैन डू इज नंबर वन, to actually look inside your industry numbers which are widely available। ठीक है, दिस इज वन वेरी बिग टूल। और उसमें आपको, आप अकेले नहीं कर सकते, फाइनेंस नहीं, एक अकेला बंदा बजट नहीं बनाता है। कंपनी का बजट जो है इट्स बेसिकली अ ग्रुप एक्सरसाइज, जिसमें अजम्पशंस बिजनेस सर्टिफाई करता है अगर फाइनेंस ले भी रहा है। उसके अलावा अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करके देखते हैं। अगर उसमें आप पास्ट की इंफॉर्मेशन फीड इन करें कि पास्ट 5, 10, 15 साल का ये ट्रेंड रहा है, तो उस ट्रेंड की बेस पे सिस्टम एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है कि अगले आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जो है वो किस तरह के पॉसिबली हो सकते। तो टूल्स की हम बात करें तो मैं, इफ यू आस्क मी, आई विल अगेन एंड अगेन मेंशन the software tools, and you know those are so much in the market। अब तो बात एजेंटिक एआई पे पहुंच गई है। तो एजेंट्स जो हैं वो बेसिकली आपको ये सारी एक्सरसाइज करके दे रहे होते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जब आप उस आउटपुट को देखते भी हैं तो आपको एक स्टेप पीछे लेकर उन सारी चीजों को रिकन्फर्म करना पड़ता है। तो आई होप आई हैव काइंड ऑफ आंसर्ड योर जी क्वेश्चंस। जी अस्मा, थैंक यू। एक तो आप पहले स्टॉप शेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा अच्छा ओके, हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर ठीक है, ठीक, देंगे। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। जी नूरे सह, आप सवाल पूछे मीनवाइल, और उसके बाद अब्बास करीम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, ma'am. वालेकुम I really अस्सलाम। like it. I really like the session because I'm new in corporate culture. और ओके, जो बातें आपने की मैं उनको कहीं ना कहीं देख रही थी कि yes, this all happened कि इमोशनली प्रोजेक्ट से अटैचमेंट होती है, और when you are trying to talk about something कि ये चीज़ हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो they actually don't get your point क्योंकि वो इमोशनली बहुत अटैच होते हैं प्रोजेक्ट के साथ। तो मैं यही देख रही थी कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद मी। मैंने इसको मतलब इस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करती हूँ कि ये चीज़ ऐसे है तो ये इस तरह है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है इसको, या आई डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ऑल्दो हमारे जो बॉस हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो क्वेश्चंस को अप्रिशिएट भी करते हैं, बट आई ऑलवेज सी कि वो जाते हैं अपने अपने नज़रिए के साथ ही हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि लिविंग इन दैट, तो हम आहिस्ता आहिस्ता साइलेंस ही सीख जाते हैं ना फिर, कि हमें लगता है कि इफ आवर पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मैटर तो हम क्यों शेयर कर रहे हैं, वी आर जस्ट एम्प्लॉयज, तो अपना काम ही करते हैं। तो हाउ कैन वी एलिमिनेट दिस थिंग, या शुड वी कीप आवरसेल्फ जैसे हम हैं, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ही चाहिए, या व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। पहले तो ये कि लीडर लीडर वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका लीडर कैसा है, और वेदर वो इनवाइट, ही इज यू नो इनकरेजिंग कि आप उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें, मशवरा दें, आपके मशवरे को सुना कैसे जा रहा है, या उसको फैक्टर इन भी किया जा रहा है। या हो सकता है कि आप जो है, चूंकि बिकॉज यू आर अ न्यू एंट्रेंट, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े बेसिक से लग रहे हैं उनको, लेकिन इसके बावजूद तो उसका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आपको समझाएं। दूसरा फैक्टर ये है कि टाइमलाइन। तो आई एम नॉट श्योर आपने किस फंक्शन में ज्वाइन किया है, लेकिन फाइनेंस में एक तकलीफ ये होती है कि हमारे सर पे डेडलाइन खड़ी हुई होती है हर चीज की। तो हमारे पास जो है, वी डू नॉट हैव इटर्निटी कि हम क्वेश्चंस सुनते जाएं, एक्सप्लेन करते जाएं, और यानी इट कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड ऑन। सो एक लीडर Yeah. की अगर टीम के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लीडर की डिलीवरी ऑफ वर्क के टुवर्ड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसे पूरा करना भी लाजमी होता है। आई वुड से कि ये लीडर की को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपनी अप्रोच को लेके, कि वो न्यू एंट्रेंट्स को
अकोमोडेट भी करे, उनको सेटिस्फाई भी करे एक हद तक। इसके साथ साथ वो अपने काम की डिलीवरी पे भी और टाइम मैनेजमेंट पे भी इम्पैक्ट ना आने दे। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि जी हमें सजेस्ट करना चाहिए, डेफिनेटली पार्टिसिपेशन के बगैर तो, यानी साइलेंस तो कभी भी प्रेफरेबल नहीं है। वो तो दोनों पार्टीज के लिए इवेंचुअली इट इज अ डिजास्टर कि जी साइलेंस है इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। जैसे कि मेरे बेटे का स्कूल है ना, तो वो जब ईमेल नहीं भेजता तो उसका मतलब है सब कुछ ठीक है। यानी ईमेल सिर्फ एक्सेप्शंस में आती है। तो ये तो वो वाली बात होगी। तो ऐसी बात जो है डेफिनेटली लाजमी नहीं है, लेकिन जब जैसे मैं टीम मैनेजमेंट मैंने की है, 50-60 लोग भी एक साथ रहे हैं, तो कुछ लोग बड़े नोटोरियस होते हैं, वो मुस्तकिल सवाल ही पूछते रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे आगे बढ़ के हमें पूछना पड़ता है कि भाई सब ठीक है, कुछ कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर बल्कि आगे बढ़ो, उसमें मुझे इनपुट दो। आज भी मैंने अपनी टीम की मीटिंग की तो मैंने बैंक मैंडेट का ड्राफ्ट शेयर किया उनके साथ, उनको मैंने लॉजिक बताई कि ये कैसे ड्राफ्ट किया गया है और ये कहाँ से क्या चीज लिंक हो रही है, लेकिन अब आप हमें बताएं कि ये ऑपरेशनली सही रहेगा कि नहीं। तो उसमें 2-3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आगे बढ़े। ये सवाल शायद उनसे पहले कभी नहीं पूछा गया था ना, लेकिन उस सवाल से पहले उनको कभी किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया था कि ये मैंडेट ऐसे क्यों बना हुआ। तो बेसिकली थोड़ा सा लीडर पे भी डिपेंड करता है कि वो एक ओपननेस रखे, ठीक है, लेकिन एक थोड़े से कंट्रोल्ड वे में, ताकि काम मुतासिर ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम डिलीवर करना है टाइमली बेस पे और वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। थैंक यू अस्मा जी। अगर टाइम अब्बास हो तो जी नूरे अगर साहब टाइम यू अगर बाद में टाइम हो तो आई विल लाइक टू शेयर द एग्जांपल। हाँ हाँ श्योर जी। अब्बास Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। First of all, thank you so much for the presentation. It was really informative and comprehensive. Although my background is not in economics and finance, लेकिन I recently read a book और आपका जो presentation वो काफ़ी ज़्यादा उस book के साथ मुझे like it was resonating a lot. So वो the book title was basically shared leadership और आपने तकरीबन जो मेरा question है वो implicitly answer भी कर लिया. Again, I want you to sort of elaborate upon it explicitly as well. So वो ये बात है क्योंकि उस किताब में भी यही लिखा हुआ था कि as far as decision making is concerned in the 21st century, तो ये काफी ज्यादा complicate हो गया हुआ है. Like there's a lot of things that we have to keep in mind, और sometimes decision making becomes overwhelming. और ये जो hierarchy based leadership है, मतलब उसमें एक बंदा है और उसके नीचे सारे लोग काम कर रहे हैं and he's the one to make a decision. तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. तो मुझे इस तरह लगा आपके प्रेजेंटेशन से कि अभी जो ज़माना है या अभी जो जिस टाइम फ्रेम में हम रह रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या इवन पर्सनल लाइफ में हो, लाइक फैमिली और एजुकेशन सेक्टर और विच एवर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इट इज, उसमें वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इन मोर पीपल, more opinions, I mean, to live our life in effective and comprehensive manner. So, is it, matlab, do you share the same understanding of leadership as I said कि shared leadership काफी ज्यादा आजकल prominent होते जा रहा है? शेयर्ड लीडरशिप के लिए मैं ये कहूंगी कि देखें, सारे दिन जो है ना वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन जिस 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 हालत में आज है, डेफिनेटली वो कल नहीं थी और परसों नहीं होगी। तो उस चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है। समटाइम्स आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी 4 महीने पहले की, ठीक है। तो आई वॉज गिवन कि मुझे जो है ना, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बैक ऑफिस जो है ना वो सेंट्रलाइज करने हैं, फाइनेंस, एचआर, आईटी, प्रोक्योरमेंट के फंक्शन है उनको सेंट्रलाइज करना है। 500 बंदे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, पूरा यूं समझे जीसीसी अक्रॉस बिखरे हुए हैं सारे, उनको जमा करके एक जगह करना है और सेंट्रलाइज करना है, ठीक है। तो थीम ये था। लेकिन अब जब हम सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन में जाते हैं तो फिर हम उसके पीछे देखते हैं कि भाई ये काम कराया क्यों जा रहा है, इसकी नीड क्या है। तो मैंने एक प्लान बनाया, ठीक है, और मैंने इसमें सजेस्ट किया कि देखें, इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग भी है और ऑप्टिमाइजेशन भी है। तो उसमें जब आप
इस तरफ जब कोशिश करेंगे तो आप करंट स्ट्रक्चर के साथ 500 लोगों के साथ नहीं कर सकते आप ऑपरेट। आपको डेफिनेटली उसमें उसको कम करना पड़ेगा। तो आप उसको कम कैसे करेंगे कि आप रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस को निकालेंगे वहां पे लेवल्स को, और फिर उन्हें जो है ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेशन पे आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो है लीन कॉस्ट पे चले जाएंगे, आपके प्रोसेसेस लीन हो जाएंगे, वेस्टेज खत्म हो जाएगा। अब जब मैंने ये प्लान दिया तो मैंने प्रेजेंट किया चेयरमैन को, ठीक है। 2 दिन बाद चेयरमैन ने उसे देखा, उसे बहुत पसंद आया। 2 दिन बाद उसने एक सीईओ हायर कर दिया। जब सीईओ ने वो को ये प्रोजेक्ट दिया गया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की तो प्रायोरिटी कुछ डिफरेंट है, ठीक है। चले, तो खैर उसके साथ निगोशिएशन स्टार्ट हुई, बातचीत स्टार्ट हुई, डिस्कशन स्टार्ट हुआ। चलते चलते हाँ ठीक है, हाँ फिर उसने हमें कहा चलो भाई इसको इसमें थोड़ी डिटेल लाओ, इसमें और थोड़ा सा एनालिसिस करो, ठीक है। वो सारी चीजें करके जब हम दूसरी मीटिंग के लिए मैं बैठी उसके साथ, तो उसने कहा कि ये जो है ना, नहीं तुमने तो फ्यूचर स्टेट तो डिफाइन ही नहीं की। तो मैंने उस वक्त उसे रुक के समझाया कि देखो फ्यूचर स्टेट पॉसिबली शायद बहुत ब्रॉड है इस वक्त, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका लेवल ये है कि जिसमें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस में 92 मैनुअल फॉर्म्स जो है वो ऑपरेटिव हैं, और एक एक फॉर्म जो है 8-8 लोग साइन कर रहे हैं, और आपको एक बंदे की हायरिंग में कोई 55 दिन लगते हैं। यानी फ्रॉम द टाइम कि आपको रिक्वेस्ट आती है टिल द टाइम यू एक्चुअली ऑन बोर्ड कैंडिडेट। तो इन हालात में तुम कौन सी फ्यूचर स्टेट चाह रहे हो? तो फ्यूचर स्टेट की स्टेजेस लेनी पड़ती है, जो डिपेंड करता है कि आपकी करंट स्टेट क्या है। यही चीज तो जब जब वो उसे उसे मेरी बात नहीं समझ में आई, तो फिर मैंने उसे आईटी के कंपनीज के साथ कनेक्ट कराया। तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही कि देखें हम आपको कोई बेंचमार्क नहीं दे सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी मौजूदा हालत क्या है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, शेयर्ड लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वाइब्रेंट, इट्स ऑल इंक्लूसिव, लेकिन क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेडी है शेयर्ड लीडरशिप को लेके चलने में? क्या वो उसकी वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है? ये आपको देखना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि दवाई एक साथ डालेंगे तो फिर तो वो उगल देगा, यानी कि वो नहीं चल पाएगा। आपको उसको स्टेजेस में उसको वो डोजेस देनी पड़ेंगी, वो डोजेस प्लान करनी पड़ेंगी, स्टेप अप प्लान बनाना पड़ेगा कि जी पहले जो है हम यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम ये स्टेप्स लेंगे, तो फिर उसके बाद हम इस लेवल पे जाएंगे। तो लेवल वाइज उसे डिफाइन करना पड़ेगा। शेयर्ड लीडरशिप एक ऐसे एनवायरनमेंट में, मेरा अपना जाती तजुर्बा भी है और मेरा अपना मानना भी है कि अगर बहुत ज्यादा केओटिक एनवायरनमेंट है तो शेयर्ड लीडरशिप कभी भी नहीं चलेगी, वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगी। तो किसी हद तक जो है ना आपको थोड़ा सा कंट्रोल, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब वो थोड़ी सी डाइजेस्टिबल स्टेट में आ जाएगी, उसके बाद डेफिनेटली आप 4, 5, 6, 7, 8 लोग रखें जो अपने अच्छे अच्छे सजेशंस दें, लेकिन फिर आपके पास एक डिसीजन मेकर भी होना चाहिए जो उसमें से चीज निकाल पाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करे। थैंक यू मैडम। अच्छा, मेरा मैडम आपसे सवाल है कि आपने कॉग्निटिव बाइस की बात की, तो आपके ख्याल में जो लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, अ, वो आप उनको गर्दानती हैं जो ओवरकम करते हैं अपने कॉग्निटिव बाइस को, या फिर उसको स्मार्टली यूज करते हैं व्हाइल डूइंग एनी बिजनेस? सक्सेस जो है वो बड़ा ही एक एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा पर्सनल है, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप उसे मेजर कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से सक्सेस जो है ना, उसे सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो सस्टेनेबल है और उससे बेनिफिट हो रहा है और वो प्रोग्रेसिव है, तो डेफिनेटली उसको हम सक्सेस कह सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जो सक्सेस है वो मोस्ट लाइकली आप किन लोगों को कहते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बॉटम लाइंस अचीव की हैं और बड़े बड़े बोनसेस लिए हैं और बड़े बड़े एस्टेट्स बनाए हैं अपने लिए। तो वो बड़ा ही एक जिसको कहते हैं ना एक बड़ा ही तंग नजरिया है मेरे हिसाब से सक्सेस को देखने का।
कॉर्पोरेट सक्सेस हो, ठीक है, या एक इंसान की सक्सेस हो, इंसान के बनाने का जो मकसद है वो ये है कि उससे जो है दूसरों को फायदा हो। तो उस फायदे का एम्बिट कितना है, उसकी बेस पे सक्सेस डिटरमिन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इंसान जब सक्सेसफुल होता है, अब आज की दुनिया में तो खैर एक आइडिया भी जो है ना अगर फेमस हो जाए तो वो सक्सेसफुल कहलाता है। आज की दुनिया में अगर किसी के मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं तो वो सक्सेसफुल कहलाता है। तो मेजरमेंट यार्डस्टिक सक्सेस बड़ा वेग होता जा रहा है कि आखिर हम उसमें मेजर क्या कर रहे हैं, फेम मेजर कर रहे हैं, मनी मेजर कर रहे हैं, या पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो मेजर कर रहे हैं, क्या क्या हम उसमें देख रहे हैं। तो डेफिनेटली वो लोग जो थोड़ा सा आउटगोइंग होते हैं वो अपने आप को अच्छा मैनेज कर पाते हैं, और अपने आप को अच्छा मैनेज करना डेफिनेटली उसमें आप थोड़े से केयरफुल, ज्यादा केयरफुल होते हैं बनिस्बत दूसरों के। लेकिन आप, यानी मैं ये कहूंगी कि देखें, सक्सेस के तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, और फेलियर जो है वो तो बेचारा ऑर्फन ही होता है। कोई आगे बढ़ के ये नहीं कहता कि मैं फेल हुआ था, कभी कोई ये नहीं कहता कि ये काम मुझसे नहीं हुआ था। तो हमारे पास सिर्फ एक एक वन साइडेड मेजरमेंट है। तो मैं डेफिनेटली, मैं किसी को एस्पायर नहीं करती, ठीक है ना, मैं इम्पैक्ट देखती हूँ। अगर इंसान की बात, जो बात वो कह रहा है या वो डिसीजन जो वो ले रहा है वो इम्पैक्टफुल है, वो जो जो यहाँ पे सेंस बनाते हैं, तो मैं उन्हें फिर कहती हूँ कि हाँ ये सक्सेसफुल हैं डेफिनेटली। वो भी इंसान है, उनके साथ बायस हैं, लेकिन पॉसिबली उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया। थैंक यू। जी अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारा ये चल रहा है, तो इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात पूछनी है मैडम से कि हमारी जो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप है इसका क्या कोई कनेक्शन कॉग्निटिव बायस से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब। एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली, एंटरप्रेन्योरशिप में तो जितने सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं शायद मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट लेवल पे उतने सारे नहीं होते। आप ये देखें कि वो तो आइडिया ही स्टार्ट ही जज्बात से होता है, मुझे ये करना है ये चीज, तो वो चीज वायबल है नहीं है, या वो चीज टिकेगी नहीं टिकेगी, आप तो प्रोबेबली वहां से स्टार्ट करते हैं। यही वजह है कि जो ओनर्स होते हैं, जैसे हम फैमिली बिजनेसेस देखते हैं, तो बड़े इमोशन लेड डिसीशंस लेते हैं। आप इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस हैं, उसमें देखें आप डिसीजन मेकिंग, और जो एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं और एक बोर्ड बैठा हुआ है, उनकी डिसीजन मेकिंग इन दोनों कंपनीज में डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। बहुत सारे डिसीजंस जो एक ओनर लेता है वो विम्स और फैंटेसीज की बेस पे भी ले रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है एम्प्लॉयज की, ठीक है। तो मैंने चूंकि लोकल ग्रुप में भी काम किया, मैंने मल्टीनेशनल में भी काम किया है, तो और बहुत बहुत क्लोजली मैंने जो है ना इन 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 दो पैराडॉक्सेस को रिलेट किया है। तो जब परफॉर्म बोनस बंटने का टाइम आता था ना तो लोग आसपास जमा हो जाते थे ओनर के आसपास और उसे खुश करने की कोशिश करते थे। तो जब एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है तो वो डेफिनेटली इम्पैक्टेड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उन जज्बात से जो उसको सामने आने वाला दे रहा है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या उसको उसकी खुशामद कर रहा है, या उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लाके दे। तो उस उन सिनेरियो में जब बोनस की शीट बनती थी तो ओनर बैठ के जो है ना अपने हाथ से एक एक बंदे के नाम के सामने एक नंबर लिखता था कि इसको मैंने इतना बोनस देना है। उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी, उसका कोई मेथडोलॉजी नहीं होती थी। तो बहुत सारे लोगों को वो चीज बड़ा डिस्टर्ब करती थी। एंटरप्रेन्योरशिप में आई थिंक ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है कि ओनर जो जिसको अपनी प्रोडक्ट से और अपनी लेट्स से अगर कोई इंडस्ट्री खड़ी की है उस इंडस्ट्री से उसे बेतहाशा मोहब्बत है, उसके लिए बेहतर यही है कि वो प्रोबेबली एक हिस्सा हो डिसीजन मेकिंग का बट फुल फ्लेज डिसीजन मेकिंग ना हो। उसके लिए बेहतर ये है कि वो उसे डेलीगेट करे ताकि इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिवली जो है लोग उसमें डिसीजन मेकिंग कर सके।
तो डेफिनेटली इसमें तो आई थिंक ज्यादा बायस इन्वॉल्व है, और ये तो शुरू ही बायस से होता है। और इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि इसमें जिस बंदे ने प्रोडक्ट बनाई है, या उसका आइडिया दिया है, या उसके लिए अपने हाथों से मेहनत की है, वो जरा उसके वो जो है डिसीजन मेकिंग, ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग से अलहदा ही रहे। नहीं मैडम, बात अच्छा यह है कि बहुत से जी। वर्कर जो होते हैं उनकी मेहनत जो होती है वो काफी होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऐसी नहीं होती, नजर नहीं आती। ये जो इंडस्ट्री ओनर होता है, इसने तो एक ही फार्मूला रखा हुआ होता है कि जिसने मुझे ज्यादा कमा के दिया मैंने उसको ज्यादा रिवार्ड देना है। अब यहाँ पर हम अगर छोटी सतह पे बैठे हैं, अगर गांव में या कोई लोकल काम करते हैं, जैसे छोटा सा डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, उसके बाद बड़े हैं, कमर्शियल सेक्टर के लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, तो हम उनको फॉलो करके मार खा जाते हैं। लोकल सतह पे अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो मार खा रहे हैं। और वो जो होते हैं उनके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि वो देखते हैं कि इस बंदे ने मुझे जो ज्यादा कमा के दिया इसको ज्यादा रिवार्ड देना, हालांकि उसमें और बहुत से होंगे जिनकी हिडन स्ट्रगल होती है, जिन्होंने उससे ज्यादा की होती है। बिल्कुल। इसमें एक चीज आ जाती है, शॉर्ट टर्मिज्म। तो आपकी जो प्रेफरेंस है, यानी इंसान की है जो डिसीजन मेकर है, उसकी अपनी प्रेफरेंस क्या है? वो अपनी कंपनी को आगे तक ले जाना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाह रहा है, या उसे शॉर्ट, वो उसकी सोच जो है ना वो बड़ी महदूद है, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है किसी तरीके से जो है मैं प्रॉफिट बना लूं, पैसा कमा लूं। अब इसके चक्कर में चाहे हो सकता है कि मेरे लॉयल एम्प्लॉयज मुझे छोड़ के चले जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या मेरी मेरी कंपनी को जो है उस वैसा नुकसान हो जो मेजरेबल नहीं है, जो उसे फाइनेंशियल टर्म्स में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली सीप इन करता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है। तो प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप बायस से निकलें। ये बायस ही तो है ना जिसमें वो फंसा हुआ है कि जी मुझे जो है ना जो जितना कमा के देगा, मैं बस मेरा ताल्लुक बस उसी से है। तो ये इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट अलोन टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये इवेंचुअली कॉर्पोरेट फेलियर की तरफ ले जाता है। नहीं मैडम, बात यह है कि खुद ओनर इस बायस से निकलना ही नहीं चाहता। अगर मैं लोकल सेक्टर की मैं बात ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा हम्म। अगर हमारे पास एक डेयरी फार्म है छोटा सा, तो वहां पर एक आदमी है, वो 2 3 4 5 साल से ग्रो करवा रहा है। हमारा डेयरी प्रोडक्शन जो है, मिल्क की प्रोडक्शन है, वो एवरेज हर साल इंक्रीज हो रही है, और उसकी मेहनत जो है वो चारे से लेके मिल्किंग तक है, और वो कर रहा है। अगर उसकी मिल्क की एवरेज बढ़ रही है, वो ओनर की बढ़ रही है, तो जो उसका दूसरा पार्ट है जो उसको सेल कर रहा है, वो अगर उसके मिल्क को अगर आज वहां पे मार्केट में वो 150 पे सेल कर रहा है, तो कल 155 पे उसको नई मार्केट मिल जाएगी, तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। और वो जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन को 500 लीटर से 550 पे ले आए हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने बायस से निकलना नहीं चाहता ओनर। वो उसको देगा जिसकी बल्ले बल्ले होगी, और 5 मिनट में जिसने मार्केट में जाके अपना एक रेट बढ़ा लिया, बस। तो देखें, उस केस में होता ये है कि फिर आप एक सर्टेन सेटअप में ही, यानी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने बायस के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर होता क्या है, वो वो उस सर्टेन किस्म के सेटअप में ही रहते हैं। ठीक है ना, वो एक ही जैसी प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, एक ही किस्म के बिजनेस सेटअप में रहते हैं साला साल, और उनकी जनरेशन्स भी यही करती हैं बात। तो ये ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप दुनिया के साथ बदलना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, या वहीं खड़े रहना चाह रहे हैं। आप कोरोना इज अ वेरी बिग एग्जांपल, आप देख लें। कोरोना ने कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के लिए जिसको हम पहले इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। हम समझते ही नहीं थे कि वो कोई बिजनेस भी है। अमेजोन उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। ऑनलाइन ग्रोसरीज का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कोरोना के कंपल्शन की वजह से आया, जबकि उससे पहले वो कंपनियां जो ये आइडियाज लेके भी आए थे, उनका आइडिया प्रॉस्पर नहीं कर रहा था, वो अच्छे रिटर्न्स नहीं बना रहे थे। तो बेसिकली द वर्ल्ड इज अबाउट एवोल्यूशन।
इंसान और इंसान का दिमाग जो है वो बेसिकली उसकी बेस ही है, उसकी फाउंडेशन ही है कि वो इवॉल्व हो, वो प्रोग्रेस करे। तो अगर कोई इंसान अपने बायस के साथ रहता है तो वो फिर अपना दायरा महदूद कर देता है। वो फिर उसकी शायद प्रेफरेंस ही सिर्फ और सिर्फ पैसा है, उसकी कोई और नीड नहीं है। वो आगे ग्रो नहीं करना चाह रहा, ना मेंटली वो अपने, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रूफिंग भी नहीं कर रहा है। हो सकता है एक वक्त आए अचानक से, जैसे रिसेशन आता है, बहुत सारी चीजें इरेलीवेंट हो जाती हैं, तो उस वक्त ऐसे लोग और उनके बिजनेसेस प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि वो रिजिलियंट रहें, वो फ्लेक्सिबल रहें, वो चेंजेस को अकोमोडेट करें। तो बेसिकली बताना यही चाह रहे हैं हम कि आप अगर अपने अंदर फोकस करके उन बायसेस से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपकी फर्दर ग्रोथ है, और आपको उसमें एक एवोल्यूशन मिलेगा, एक ऐसी चीज मिलेगी जो शायद प्रॉब्ली आपको उस वक्त नहीं नजर आ रही जब आप बायस के साथ थे। थैंक यू मैडम, यानी थैंक अगर हम यू। बायस नहीं होंगे तो स्टैग्नेंट नहीं होंगे। जी 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 अफसर साहब। पाकिस्तान में तो थैंक यू बड़ी वेरी बड़ी मच, बड़ी थैंक यू जरूरत वेरी है मच, इसकी। अच्छा थैंक यू मैडम, वेरी हमारे मच। साथ राइट साहब हैं। राइट साहब भी एंटरप्रेन्योर हैं और काफी ये काम करते हैं इस पे। तो सर से कोई एक आधा कमेंट ले लेते हैं, फिर नूरे सहर कुछ बताना चाह रही थी, तो फिर उसके बाद हम ऑफिशियली इसको क्लोज करेंगे। जी राइट साहब। मेरा राइट ख्याल है राइट साहब, सबसे कैमरा भी पहले ऑन तो कर ले। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आई एग्री विद व्हाट एवर शी इज सेइंग, 100% आई एग्री विद हर। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं ये बीइंग इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैं अब तक ये समझा हूँ इतने साल पाकिस्तान में काम करने के बाद कि ये जो बायस की बात हो रही है ना, ये 11 साल की उम्र तक अगर लोगों को ये ब्लॉक्स, ये बायस हटाने ना आए ना, तो ये फिर नहीं हटते, पाकिस्तान में तो नहीं हटते। बहुत माशाल्लाह एम्प्लॉइज हैं। तो नई हायरिंग, अभी कल मैंने इतना लंबा लेक्चर अपने मैनेजर्स को एग्जैक्टली यही पिला के आ रहा हूँ कि भाई कोई भी, सर आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही बस इतनी सी है। बात है वीडियो स्टॉप करेंगे तो शायद अच्छी आवाज। जी कि कोई भी बंदा रख लो। जी, जी जी। ये कि बायस जो है ना, 11 साल की उम्र पे लोगों के ऐसे बायस होते हैं कि सो सैड कि पाकिस्तानी कौम जो मिस बात बोल रही है ना, मिस आसमा, इस मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं इनके साथ एग्री मोर देन व्हाट शी इज सेइंग, बिकॉज आई थिंक दैट इन पाकिस्तान द होल सोसाइटी, द होल ecosystem been destroyed because people are, they have such strong bias here। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइटेरिया ही अब एक रखा है कि भाई, मैंने अपने सीनियर मैनेजर्स को कहता हूँ कि भाई कोई भी बंदा हायर कर लो जिसका बायस ना हो, तो ट्रेन हम उसको खुद कर लेंगे। तो आई टोटली एग्री विद व्हाट शी इज सेइंग। थैंक यू सर। नूरे सहर, क्विकली आप जो है वो कुछ बताना चाह रही थी, तो फिर हम इसको ऑफिशियली सेशन को क्लोज करेंगे विद थैंक्स। जी नूरे सहर। मुझे ना इंटरनेट का इशू आ रहा है यहाँ पे, तो आई हम्म। थिंक हम इसको क्लोज कर लेते हैं। आवाज आ रही है नूरे सहर आपकी? अच्छा, आवाज आ रही है? जी ठीक है। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी एग्जाम्पल कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे आईटी की कंपनी से ना। तो उसमें हमें ये चीज़ एक चैलेंज आ रहा था कि हम प्रोजेक्ट का जो आइडिया था ना, उसके साथ हमारे कुछ लोगों का इतना ज़्यादा बायस था, यानी वो उससे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच थे कि हमारा जो क्लाइंट था वो नहीं समझ पा रहा था, यानी उसका इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम उसको वो चीज़ डिलीवर करें। बट दे आर स्टक ऑन द पॉइंट कि हमने इनको यही डिलीवर करना है, दिस इज अ न्यू आइडिया। और जब जब हम उनके पास वो चीज़ बना के लेके जा रहे थे तो उनको वो समझ ही नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे इसको नहीं, हमें इसको ट्रेडिशनल वे में ला के दें। तो दैट इज व्हाट आई हैव विटनेस्ड ना टिल नाउ कि ये इस तरह की बायसनेस भी होती है। बिल्कुल होती है। मैं इस पे ये कहूंगी कि अगर आपको इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि अगर आपको सामने वाले की बात ना लॉजिकल ग्राउंड्स पे समझ नहीं आ रही, बार बार समझ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कोई हिडन रीजन है, कोई हिडन बायस है जो वो कह नहीं पा रहे, लेकिन उसके चलते जो है वो आपकी बात से एग्री नहीं कर पा रहे, वो आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो
जब भी कभी किस सामने वाले की बात या इवन उसका बिहेवियर, जब कभी कभी अनस्पोकन बिहेवियर भी होता है जो समझ नहीं आता, कभी कभी कोई इंसान आपसे मुस्तकिल नाराज रहता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई क्या क्या मसला है, क्या रीजन है, तो वो बेसिकली कुछ हिडन बायसेस होते हैं और बायस के पीछे फियर्स होते हैं। तो वो फियर्स जिस दिन आप डिस्कवर कर लेंगे ना, आपको बंदा सामने वाले इंसान का रवैया समझ आ जाता है और फिर आप अकॉर्डिंगली उसे मैनेज भी कर लो। Okay, thank you. थैंक यू अस्मा, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हालांकि ये हमारे मतलब हमारी डोमेन से थोड़ा डिफरेंट है आपका ना, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से उसको लिंक करती हैं ना, तो वो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हम, क्योंकि मैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से हूँ, तो मुझे तो लग रहा था कि ये टोटली मेरी ही डोमेन है, ऑल्दो ये बिल्कुल आपका डिफरेंट था। तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि आप कॉर्पोरेट उसमें सेक्टर में होने के साथ साथ राइटर भी हैं और टाइम भी निकाल लेती हैं, और मैं तो इस वजह से इसको अच्छा फील करती हूँ कि भाई इतने बिजी स्केड्यूल में आप टाइम भी निकालते हैं किताब लिखने का। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी मुलाकात रहेगी। तो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच टू मुकालमा, टू ऑल द थैंक यू मेंबर्स, टू वेरी ऑल द मच, बहुत ऑडियंस। अच्छा क्वेश्चंस बहुत मजे प्रोग्राम के थे, अच्छा लगा। आपके पर्सपेक्टिव, आप लोगों के क्वेश्चंस और ओपिनियंस और कमेंट्स सुन के, दे आर ओनली एडिंग टू व्हाट आई हैव। और आपका थोड़ा वो नंबर्स गेम होती है ना, तो हम इसको शायद कॉन्सेप्चुअल लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा वो जो गैप लगता है ना, वो शायद उस तरह से लगता है, लेकिन हम जाहिर है हम उसको अपनी चीजों से रिलेट कर रहे होते हैं ना। नहीं, आई थिंक इस दफा क्वेश्चंस जो हैं वो इनफैक्ट बहुत ज्यादा हैं, और आई कैन सी कि इसने इनफैक्ट ज्यादा रिलेट किया है। मैं ये समझ रही थी कि शायद बिहेवियरल फाइनेंस इतना ज्यादा रिलेट ना कर पाए, बट प्रॉब्ली शायद आप लोग बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, सो प्रॉब्ली दैट इज द रीजन यू आर एबल टू कनेक्ट। दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट इसको साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहते हैं, बट यस, यस, फॉर in my book it's one step ahead, it's more than just finances and money. Yeah, so again thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह Thank हाफिज। you. Okay, Allah.